सो हे हाय हेलो गाइस। होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी अनोखी मोहब्बत को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो लास्ट पार्ट में जो आर्य होती है वो जाती है कुणाल का जहाँ ठिकाना रहता है वहाँ पे, और वो कुणाल को पकड़ लेती है। ईशान जूही को पकड़े रहता है और आर्य कुणाल को बहुत ज़्यादा पीटती है। अब चलिए उसके आगे जानते हैं। इधर आर्य कुणाल को मार ही रही होती है। आर्य गुस्से से कुणाल के मुंह पर एक घूंसा मारती है और कहती है, तुमने अपनी घटियापन की सारी हदें पार कर दी है कुणाल। मैंने तुम्हें पहले जिंदा छोड़कर गलती कर दी। अगर मैंने तुम्हारी पहली गलती पर ही तुम्हें सजा दे दी होती तो आज ना तो दादाजी की ये हालत होती और ना ही रिद्धि मुझे छोड़कर गई होती। तुम जैसे घटिया इंसान के लिए किए की सजा मैंने अपनी बेकसूर बीवी को दी। लेकिन अब बस, तुम्हें जितनी जिंदगियां बर्बाद करनी थी तुम कर चुके हो। जितना बुरा तुम कर सकते थे कर चुके हो। लेकिन अब मेरी बारी है। अब मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम दिन रात अपनी मौत की भीख मांगोगे। लेकिन जब तक मैं नहीं चाहूंगी तुम्हें मौत भी नसीब नहीं होगी। इधर कुणाल की हालत पिट पिट कर बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी थी, लेकिन अभी भी उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। लेकिन ये सब देखकर जूही की हालत जरूर खराब हो चुकी थी। आर्य की बात सुनकर कुणाल पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है, मौत मौत मुझे नहीं तुम्हें मिलेगी आर्य कपूर। वो भी ऐसी मौत जो कम ही लोगों को नसीब होती है। बिना मौत के मरना क्या होता है वो तो तुम अपनी जिंदगी से जानोगी। तेरी जान लेने की ख्वाहिश तो मेरा ना जाने कब से था। मैंने तुझे मारकर रिद्धि को अपना बनाना चाहा था, लेकिन वो बेवकूफ़ तो मेरे साथ आना ही नहीं चाहती थी। फिर मैंने सोचा कि अगर रिद्धि मेरी नहीं होगी तो मैं उसको तेरी भी नहीं होने दूंगा, और फिर तुझे मारकर मुझे क्या मिलता। फिर मैंने तेरी जान को ही तेरी ज़िंदगी से दूर करने का सोचा, इसलिए मैंने ये सब किया। और देखो, तुम दोनों के प्यार पर मेरी प्लानिंग भारी पड़ गई। तुम दोनों का भरोसा तो एकदम कच्चे धागे की तरह निकला। मैंने जरा सा क्या खींचा वो तो टूट गया। मुझे अकेला करने चल रही थी ना, मुझे रिद्धि से दूर करने चली थी। मैंने तुम्हें ही रिद्धि से दूर कर दिया। उसके बिछड़ने के दर्द में तू जी तो अपनी पूरी जिंदगी, लेकिन लेकिन उससे बिछड़ कर रहेगी। कुणाल के ये सब शब्द सुनते ही आर्य की आंखों में गुस्से की लाली के साथ एक नमी भी आ जाती है। उसके दिलो दिमाग में एक बार फिर से रिद्धि के ख्याल आने लगते हैं और उसका ध्यान कुणाल पर से भटक जाता है। उसका ध्यान भटकता देखकर वो आगे बोलता है, और अब जब तू मुझे मेरी मौत देना चाहती है तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना तुझे मौत देकर तुझे तेरे सारे दर्द से आज़ाद कर दूँ। कुणाल तो अपनी बात कह रहा था, लेकिन आर्य के कानों में तो जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इस वक्त उसके कानों में सिर्फ और सिर्फ रिद्धि के कहे हुए शब्द ही गूंज रहे थे। और इसी बात का फायदा उठाकर कुणाल ने गन निकालकर आर्य की तरफ पॉइंट कर दिया। कुणाल की इस हरकत पे जहाँ ईशान हैरान रह गया, वहीं आर्य उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसे इस तरह से मुस्कुराता देखकर कुणाल भी कुछ समझ नहीं पाया, और वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही आर्य ने एकदम से उसका हाथ मरोड़ दिया और उसकी गन उसके हाथ से छूटकर गिर गई। जब गन कुणाल के हाथ से छूट गई तो कुणाल ने आर्य को धक्का देकर खुद से दूर कर दिया और गन उठाने के लिए जाने लगा। लेकिन वो गन तक पहुंच पाता उससे पहले ही आर्य ने उसकी गर्दन पीछे से पकड़कर गुस्से में कहा, मैं चाहती तो नहीं, लेकिन तुझे इतनी आसान मौत मिले, लेकिन तू हरकत ही कुछ ऐसी कर रहा है कि तुझे मरना ही होगा। वैसे तो इस दुनिया में हर इंसान की आखिरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, लेकिन तेरे कर्म इतने बुरे हैं कुणाल कि तेरी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं होगी। मुझे मारने चला है ना तू, लेकिन मुझे मारने की तेरी आखिरी इच्छा तो तेरे जीते जी पूरी नहीं होगी। ये कहकर आर्य ने कुणाल को दूर धक्का दिया और झटके से उसकी गन को उठाकर उसी पे तान दिया।
कुणाल पर गन पॉइंट होते ही जूही की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो कुणाल के डर के मारे भीगी बिल्ली बन गई। आर्य के सामने वो बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़कर बोलती, आर्य, आर्य नहीं यार, ऐसा मत करना, मुझे जान से मत मारना, प्लीज मुझे मत मारना आर्य, मुझे माफ कर दो, जो कुछ भी मैंने तुम्हारे और रिद्धि के साथ किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो आर्य, आर्य प्लीज गन मत चलाना नहीं तो मैं मर जाऊंगा। कुणाल की हालत देखकर ईशान मुस्कुरा रहा था। उन्हें लगता है कि आर्य मजाक कर रही है, लेकिन जब आर्य का गन ट्रिगर दबाने लगता है तो वो हैरानी से आर्य को देखने लगता है और ईशान झट से आर्य की तरफ आकर एकदम से आर्य का हाथ ऊपर कर देता है, जिससे गोली हवा में चल जाती है। गोली की आवाज़ सुनते ही जूही तो वहीं पे बेहोश हो जाती है और कुणाल डर के मारे कांपने लगता है। तभी वहाँ अंदर पुलिस आती है और कुणाल को अपनी कस्टडी में ले लेती है। आर्य तो आज इतने गुस्से में थी कि वो कुणाल को जान से ही मार देती अगर ईशान बीच में आकर बीच बचाव ना करता तो। पुलिस कुणाल और जूही को अरेस्ट करती है और उन्हें गिरफ्तार करके वहाँ से ले जाने लगती है। लेकिन कुणाल मौका पाकर अपने पास खड़े इंस्पेक्टर की गन छीन लेता है और आर्य पर चला देता है, लेकिन उसकी गोली आर्य को लगती उससे पहले ही आर्य अपनी गन की सारी गोलियां उसके सीने में उतार देती है, जिससे कुणाल पल भर में ही ढेर हो जाता है। ये सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि यहाँ हुआ क्या है और क्या नहीं। ईशान आर्य के पास आकर बोलता है, भाई आपने ये क्या किया? जिस पर वो बोलता है, आपको क्या ज़रूरत थी उस पर गोली चलाने की? रिद्धि भाभी तो पहले ही घर छोड़ के चली गई हैं। अब अगर उनको इन सब बारे में पता चला तो वो खुद को कैसे संभालेंगी? इधर आर्य उसकी बातें सुनती है और एक तिरछी स्माइल करती है और उसके गले पर हाथ लगा के कहती है, शायद तुम भूल रहे हो कि मैं आर्य कपूर हूँ। मैं कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करती। माना कि रिद्धि पर विश्वास न करके मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा ही गलत करती रहूँ। तुम मेरी चिंता मत करो, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। फिर वो एक नज़र इंस्पेक्टर को देखती है तो इंस्पेक्टर उसके करीब आकर कहता है, आप टेंशन मत लीजिए, हम सब ने देखा है कि आपने गोली सेल्फ डिफेंस में चलाई है और अगर आप कुणाल पर गोली नहीं चलाती तो वो आपको मार डालता। इस बात की गवाही मेरे साथ आए हुए सारे पुलिस वाले भी देंगे, इसलिए आपका नाम इस केस में कभी नहीं आएगा और आपको कोई सज़ा भी नहीं होगी। और फिर इंस्पेक्टर हवालदार से कुणाल की डेड बॉडी का पंचनामा करवाने के लिए कहता है। तब तक जूही भी होश में आ चुकी थी, लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो कुछ रिएक्ट कर सके, तो वो जूही को भी हथकड़ी लगाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। साथ ही में वो आर्य से उसके खिलाफ जो भी सबूत थे वो सारे सबूत ले लेते हैं। कुणाल के मर्डर को नॉन सेल्फ डिफेंस का केस बताकर केस को वहीं बंद कर दिया जाता है और जूही के खिलाफ केस दर्ज कर दिया जाता है, जिससे ईशान और आर्य अपनी पूरी ताकत से लड़ते हैं और फिर अंत में इनकी जीत हो जाती है। अब इन सब बातों को 6 महीने से ज़्यादा का वक्त निकल चुका था। आर्य को खुशी थी कि वो रिद्धि के गुनहगारों को सजा दिलवा चुकी है, लेकिन उसके मन में एक टीस अभी भी थी। उसे अब तक भी ये पता नहीं चला था कि रिद्धि कहाँ है। वो अभी भी रिद्धि की बात मान रखते हुए उसने कभी भी रिद्धि को ढूंढने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन उसे भरोसा था कि कभी न कभी रिद्धि उसे जरूर मिलेगी। इधर हमें एक घर दिखाया जाता है जो कि रिद्धि का घर था। आई मीन कि रिद्धि के मम्मी पापा का घर था। वहाँ पे रिद्धि के पापा को छोड़कर कोई नहीं जानता था कि रिद्धि कहाँ है। वो अक्सर छुप छुप के रिद्धि से बातें किया करते थे, लेकिन रिद्धि की मम्मी को अब भी इस बात से अनजान थी कि रिद्धि कहाँ है। उन्होंने कई बार पूछा भी कि रिद्धि कहाँ है, लेकिन रिद्धि के पापा ने उन्हें कुछ नहीं बताया।
जिस पर वो काफ़ी दुखी रहती थी। लेकिन फिर वो सबके समझाने पर खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करने लगती हैं। हालांकि रिद्धि के पापा ने उसकी मम्मी और सिद्धि और राजेश को भी रिद्धि और आर्य के रिश्ते का सारा सच बता दिया था। आर्य ने जो कुछ भी रिद्धि के साथ किया था, उसके लिए रिद्धि की मम्मी ने तो आज तक आर्य को माफ़ नहीं किया था। रिद्धि के पापा पहले तो कुछ दिन आर्य से काफ़ी नाराज़ रहे, लेकिन फिर रिद्धि के समझाने पर उन्होंने आर्य को माफ़ कर दिया और वो उनके साथ पहले की तरह हो गए। राजेश भी आर्य की हालत समझता था, इसलिए सिद्धि को अभी भी आर्य की हुई गलतियां नज़र आती थी, इसलिए वो भी उसे सीधे मुंह बात नहीं करती थी। उसे रिद्धि के हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आर्य ही लगती थी। उसका मानना था कि आर्य की वजह से ही रिद्धि की ज़िंदगी से उसकी सारी खुशियाँ छिन गई हैं और इसकी वजह से ही रिद्धि उन सब से दूर है। इधर कपूर मेंशन में नेहा की प्रेगनेंसी का आखिरी महीना चल रहा था। उसकी डिलीवरी अब कभी भी हो सकती थी। घर में सब उसका पूरा ध्यान रखते थे। कपूर मेंशन में सब खुश दिखने की कोशिश तो करते, लेकिन सच तो ये था कि कोई भी खुश नहीं था। दादाजी की हालत में भी अब तक कोई सुधार नहीं हुआ था, बल्कि रिद्धि के जाने के बाद तो उनकी हालत और ज़्यादा खराब होने लगी थी। सब लोग एक दूसरे को दिखाने के लिए तो स्माइल करते थे, लेकिन रिद्धि के जाने की वजह से सब दुखी थे। कशिश ने भी अब कपूर मेंशन में आना कम कर दिया था, क्योंकि वो जितना यहाँ आती थी उसे उतना ही रिद्धि की याद आती थी। आर्य रिद्धि को ना याद करने की कोशिश तो करती थी, लेकिन एक पल भी ऐसा नहीं था जब वो रिद्धि को ना याद करती हो। रिद्धि का हंसता मुस्कुराता चेहरा बस आर्य के सामने रहता था। रिद्धि के जाने के बाद आर्य ने गुस्सा करना बिल्कुल बंद कर दिया था। वो कई बार अपने देश से बाहर भी जाती थी और महीनों महीनों बाद आती थी, क्योंकि अब उसे घर में अच्छा ही नहीं लगता था और ना ही अब उसका बिजनेस में कोई मन लगता था। और इधर ऑस्ट्रेलिया में रिद्धि को ऑस्ट्रेलिया आए हुए लगभग 6 महीने बीत चुके थे। शुरू में तो उसे यहाँ सेटल होने में काफ़ी परेशानी हुई। कुछ तो लैंग्वेज का फ़र्क था और कुछ उसका ऐसे बिना किसी के साथ रहे हुए अकेले रहना, ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। कुछ टाइम तक तो रिद्धि ने जैसे तैसे करके वहाँ पे मैनेज कर लिया था। उसने जिस दिन इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, उस दिन से सब लोग उसके शादीशुदा होने के बारे में जानते थे, क्योंकि उसने अभी तक ना ही सिंदूर लगाना छोड़ा था और ना ही मंगलसूत्र पहनना, और उसने अपना सरनेम भी नहीं बदला था। वो यहाँ भी अपना नाम ऋतिक कपूर ही लिखती थी। पूरी यूनिवर्सिटी में लोग उसे डॉक्टर कपूर के नाम से जानते थे। पहले पहले तो सबने उसे ऐसे देखा जैसे कि वो कहीं और से निकल कर आई है, क्योंकि उसने ऑस्ट्रेलिया में आकर भी अपना पहनावा और कल्चर नहीं छोड़ा था। यहाँ पर हर कोई उसकी पर्सनल लाइफ को जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक था, लेकिन वो किसी से भी बात ही नहीं करती थी। इसीलिए किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि कोई उसके पास जाकर उसके निजी ज़िंदगी के बारे में जाने और उससे सवाल करें। उसके बारे में हर कोई बस यही जानता था कि वो इंडिया से है और यहाँ पर अपनी एमडी पूरी करने आई हुई है। वो अपनी यूनिवर्सिटी की टॉपर थी और यहाँ पर भी उसे एडमिशन मेरिट बेस पर ही मिला था। जब सबको ये पता चला तो सबकी नज़रों में उसकी इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उसके बहुत ज़्यादा तो दोस्त नहीं थे, लेकिन उसकी रूममेट जिसका नाम मरिया, वो उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई थी। फिर धीरे धीरे अपने नेचर और काबिलियत की वजह से वो पूरे कॉलेज में पॉपुलर हो गई। हर कोई उसकी बहुत इज्जत करता था। अब हर कोई उसकी हर संभव मतलब हर कोई उसकी मदद करने की कोशिश करता था। और यहाँ पे जो राहुल के रिलेटिव रहते थे,
उन्होंने भी उसे यहाँ सेलेक्ट होने में काफ़ी मदद की थी। असल में राहुल के मामा मामी की फैमिली अपने बच्चों के साथ यहाँ रहती थी। राहुल की मामी एक घरेलू महिला थी और शुरू के कुछ दिन तो रिद्धि उन्हीं के घर पर थी। उसमें रिद्धि को बिल्कुल अपनी माँ की छवि दिखाई देती थी और उसे कभी भी किसी चीज़ की भी ज़रूरत होती या जब भी कभी रिद्धि की तबीयत खराब होती तो वो उसके पास चली जाया करती थी। अब इधर रिद्धि को पता चलता है कि उसे न्यूयॉर्क जाना है, वो भी 2 दिन के लिए। रिद्धि जब न्यूयॉर्क जाने का नाम सुनती है तो उसे कुछ अजीब सी घबराहट हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि अतीत के वो 6 महीने पहले ही छोड़ आई है, आज एक बार फिर उसका उससे सामना होने वाला है। इस वक्त वो अपने हॉस्टल के रूम की बालकनी में खड़ी थी और आसमान की तरफ देखते हुए बोलती है, हे भगवान, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या गलती थी मेरी? क्या कसूर था? क्यों आप मेरी इतनी परीक्षाएं ले रहे हैं? जब प्यार हुआ तो वो एक गलत इंसान से हुआ, जिससे शादी हुई उससे प्यार नहीं हुआ। और जब उससे प्यार हुआ और सब कुछ ठीक होने लगा तो मेरे कैरेक्टर पर भी सवाल खड़े हो गए। आपने मेरे अस्तित्व का मजाक बना दिया है। हमेशा मेरा सपना था कि मैं एक काबिल डॉक्टर बनूं। जब उस सपने को पूरे होने की डगर पर चली तो मेरी जिंदगी के सबसे अजीज इंसान का साथ ही मुझसे छूट गया। अब मेरे साथ कुछ भी गलत मत होने देना भगवान, क्योंकि अगर आपने मुझसे और भी कुछ छीनने की कोशिश की तो मैं जी नहीं पाऊंगी। बहुत हिम्मत करके मैंने खुद को संभाला है, लेकिन अब दोबारा संभलने की हिम्मत नहीं है मुझ में। ना जाने क्यों मेरा दिल आज घबरा रहा है, क्यों इतनी अजीब सी बेचैनी हो रही है। क्या फिर से कुछ पूरा होने वाला है या सब कुछ सही होने वाला है? यही सोचते सोचते रिद्धि की ये रात बीत जाती है। अगले दिन रिद्धि न्यूयॉर्क पहुंच चुकी थी और आर्य भी अपने काम के सिलसिले से पिछले एक हफ्ते से न्यूयॉर्क ही आई हुई थी। और आज जब वो एक रेड लाइट पर अपनी गाड़ी में बैठी थी तो उसे लगा कि अभी उसके सामने जो गाड़ी निकली है उसमें रिद्धि थी। वो रिद्धि को देखते ही पागल सा हो गई। उसे झट से अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खुला और बाहर निकलकर उस गाड़ी के पीछे भागने लगी। लेकिन वो उस गाड़ी तक पहुंच पाती उससे पहले ही वो गाड़ी उसके सामने से निकलकर भीड़ में गायब हो गई। और इधर आर्य वहीं बीच सड़क पे बैठ गई। वो पूरा दिन पूरी रात रिद्धि को सड़कों पर ढूंढती रही, लेकिन रिद्धि उसे कहीं नहीं मिली। फिर वो थक हार कर अपने होटल वापस चली जाती है। होटल की बालकनी में जाकर रेलिंग से लगकर खड़ी हो जाती है और फिर अपने मोबाइल में रिद्धि की फोटो निकालकर उसे देखते हुए बोलती है, कहाँ हो तुम रिद्धि? इतना तो मैं जानती हूँ कि तुम न्यूयॉर्क में ही हो, क्योंकि मेरा दिल मुझसे कह रहा है कि मैंने सुबह तुम्हें ही देखा था, वो तुम ही थी। इतना बड़ा धोखा मेरी आंखें नहीं खा सकती। सुबह से मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ, लेकिन तुम हो कि मुझे मिल ही नहीं रही हो। और कितनी सजा बाकी है मेरी। प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। जब से तुम गई हो तब से सब कुछ थम सा गया है मेरी ज़िंदगी में। मेरी गलती की सजा बाकी सबको देने की क्या ज़रूरत है रिद्धि? सब तुम्हें याद करते हैं। तुम सबकी ज़िंदगी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा बन चुकी हो। मेरे लिए ना सही, उनके लिए ना सही, बस एक बार वापस आ जाओ। एक बार आकर मुझसे मिलो, एक बार आकर देख तो लो कि तुम्हारे जाने के बाद से मेरा क्या हाल हो गया है। मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। बस एक मौका तो दो मुझे अपनी ज़िंदगी सुधारने का। एक बार वापस आ जाओ ना। मैं वादा करती हूँ, एक बार तुम पर यकीन ना करने की गलती मैं कर चुकी हूँ। वो जीवन में दोबारा कभी नहीं होगा। तुम चाहो तो मुझे माफ़ करना, ना चाहो तो सज़ा दे देना, लेकिन बस एक बार आकर मुझसे मिल लो। एक बार मुझे देख लो कि मैं किस हद तक बदल चुकी हूँ। गुस्सा करना तो मैंने छोड़ ही दिया है। जानती हो, सिद्धि दी और तुम्हारी मॉम मुझसे अब तक नाराज़ हैं। वो मुझसे बात करना तो दूर मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। घर पर भी कोई मुझसे अच्छे से बात नहीं करता। यूँ कहो कि मैं ही उनका सामना नहीं करना चाहती, इसलिए दर दर भटक रही हूँ इस उम्मीद में कि शायद तुम कहीं मुझे मिल जाओ। ये सब कहते कहते आर्य की आंखों में आंसू की बूंदें लुढ़क के उसके गालों पर आ जाती है और वो रोते रोते वहीं
चेयर पे बैठ जाती है और ना जाने कब उसको नींद लग जाती है। रिद्धि को न्यूयॉर्क आए 2 दिन हो चुके थे। इन 2 दिनों में आर्य ने उसे ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन रिद्धि उसे कहीं नहीं मिली। और आज रिद्धि की लेट नाइट की ऑस्ट्रेलिया वापस जाने की फ़्लाइट थी और वो अपनी सारे सामानों के साथ एयरपोर्ट पहुंचने की तैयारी में लगी हुई थी। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय।